हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज पूरे लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और एक इंटीग्रेटेड लॉ को भी पढ़ेंगे। साथ के साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पुराने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और कभी नहीं देखे तो सबसे पहले आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देखें, फिर इस लेक्चर्स को देखने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, तो हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इट means that rate of reaction is directly proportional to zeroth power of concentration of reactants। क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज हमने एक रिएक्शन ले रखी है, मान लो रिएक्शन है ए से बी, जिसमें ए यहां पर रिएक्टेंट है और बी यहां पर प्रोडक्ट है। तो ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आपको बता दूं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है के, और ए की पावर 0 इज 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं किसके इक्वल आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। इससे एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है कि कभी आपने ए के कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर कितनी है, 0। कभी आपने ए के कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दिया तो भी रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। इससे पता चलता है कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ए के कॉन्सेंट्रेशन या कहें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप कभी ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाए, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कभी हम इसका ग्राफ देखें तो देखिए क्या होगा। कभी हम देखें टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ तो बता सकते हैं क्या होगा। टाइम भले से बढ़ रहा है पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, और किसके इक्वल होगी, के के इक्वल होगी। इससे एक बात पता चलती है कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ए की स्पीड में चलती है। इसकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना स्पीड कभी कम होगी। टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ए के कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना भी चेंज करते हैं उसकी पावर तो कितनी है, 0। ये 0 क्या है, इसकी ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, कांस्टेंट। एक और ग्राफ हम देखते हैं। कभी हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो बताए, कभी आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, 10 गुना कर दिया, दुगना कर दिया, 5 गुना कर दिया, कितना भी चेंज कर दिया, क्या रिएक्शन की स्पीड पर कोई चेंज आने वाला है, तो जवाब है नहीं। आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दे, रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर भी ग्राफ क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड पर कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी चेंज कर दे स्पीड पर कोई असर नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कितना भी बढ़ा दे, रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, डेली लाइफ के नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल के एग्जांपल।
तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि कभी आप अमोनिया, नाम सुना होगा अमोनिया, कभी आप अमोनिया गैस का 1130 केल्विन पर हॉट प्लेटिनम सरफेस पर इसका डीकम्पोजिशन करवाते हैं, तो यहाँ पर मिलती है नाइट्रोजन गैस और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस, और इसे हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पर ट्वाइस NH3 मिलता है। कभी हम एक्सपेरिमेंटली देखें, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of ammonia to the power 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप अमोनिया का डीकम्पोजिशन करवाना चाहते हैं और कभी आपने 1130 केल्विन टेम्परेचर लिया है और कभी हॉट प्लेटिनम सरफेस ली है, तो आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, पर स्पीड पर कोई चेंज नहीं आएगा। आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाए, स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो आपको ये समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल है, तो हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में एक, कभी आपने हाइड्रोजन आयोडाइड नाम सुना होगा, कभी हम हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकम्पोजिशन करवाते हैं किस सरफेस पे? गोल्ड सरफेस पर, और ये कैसी सरफेस है? ये भी हॉट सरफेस है। तो गोल्ड सरफेस पर कभी आप इसका डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो मिलती है हाइड्रोजन गैस और साथ के साथ आयोडीन गैस। अब एक्सपेरिमेंटली याद रखेगा, मैं बार बार शब्द क्या कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HI टू द पावर 0। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे तो स्पीड पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। 0th ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना भी चेंज कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, किसके लिए? 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम 0 ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड लॉ। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि हम 0 ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ रहे हैं। तो सपोज हमने एक रिएक्शन ली A से B, यहां पर A क्या है? रिएक्टेंट है, और B यहां पर क्या है? प्रोडक्ट है। यहां पर A की रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कितनी निकाली थी? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। तो यहां पर आपको भी पता होगा कि कभी आप A के कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ाएं तो पावर 0 है। A के कॉन्सेंट्रेशन को की पावर 0 है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कितना आएगा? कांस्टेंट, और यहां पर आएगा 1। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ चुकी है? K। अब आप बता सकते हैं R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड लेक्चर पे जाए, रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मतलब यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो यहाँ पर इसे हम dA/dt लिख सकते हैं। क्यों लिखा? आप फर्स्ट क्लास आप मेरे लेक्चर नंबर 1 को देखें, लेक्चर नंबर 2 को देखें, उसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं -dA/dt इक्वल्स टू K। यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा dA इक्वल्स टू K dt, और इस माइनस को मैं उस तरफ ले जाता हूं।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो क्या कर रहे हैं हम, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट भी चाहिए, तो हम लिमिट भी लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, उधर करता हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस के तो कांस्टेंट है, के इज अ रेट कांस्टेंट, तो माइनस के को मैंने बाहर निकाला और अंदर बचा डी टी। अब इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट चाहिए, तो सोचते हैं लिमिट क्या होगी। तो लिमिट जो होगी वो होगी लोअर लिमिट और होगी अपर लिमिट। अभी लोअर लिमिट क्या होती है, थोड़ा सोचते हैं। लोअर लिमिट का मतलब जब टाइम जीरो होगा, सोचने की बात है, जब टाइम जीरो होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई ना भाई। कभी टाइम जीरो है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा, उस टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो टी जब जीरो होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, और इसे हम मान लेते हैं कितना, ए नॉट। ए नॉट यहाँ पर क्या है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए का। पर जब टाइम टी हो रहा होगा तब ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सोच के बताए। जब स्टार्टिंग की बात है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, पर 5 सेकेंड बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका होगा, और इस ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम ए ही लिख देते हैं या ए टी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, टी टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो लिमिट क्या आएगी टाइम की, टाइम की लिमिट आएगी 0 से टी, और ए की लिमिट आएगी ए नॉट से ए। ए नॉट क्या है, इनिशियल लिमिट, और ए क्या है, फाइनल लिमिट। अब डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डीए का इंटीग्रेशन होता है ए, और लिमिट आने वाली है ए नॉट और से लेकर ए, इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, और लिमिट आने वाली है 0 से टी। यहाँ पर लिमिट पुट करें तो कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है ए और लोअर लिमिट है माइनस का ए नॉट, और यहाँ पर भी लिमिट पुट की तो टी माइनस 0। तो यहाँ से ए का फॉर्मूला आ गया, कितना आएगा, इस माइनस ए नॉट को उस तरफ ले जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए नॉट, और ये कितना होगा, माइनस का के टी। तो ये है फॉर्मूला ए का। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी से हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। तो आप बता सकते हैं के की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिकल में के भी निकालने को आ सकता है ना, तो इसलिए हम दोनों के फॉर्मूले बना देते हैं। यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, दिमाग लगाए, तो माइनस के टी तो उधर चले गया तो प्लस के टी हो गया, दिमाग लगा दे, तो ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी। कैसे आया, आप अपना दिमाग लगाए तो आपको पता चल जाएगा। माइनस के टी को इस तरफ ले आए तो प्लस के टी, और इस ए को उधर ले गए तो ए नॉट माइनस ए, और टी को डिवाइड में ले गए। यहाँ से ये के जो है, के का फॉर्मूला आ गया, और के यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट। अब हम इसका एक ग्राफ देखते हैं। अब आप कभी ध्यान से देखें तो ये किसी इक्वेशन जैसी नजर आ रही है। ध्यान से देखने पर ये किसी इक्वेशन की तरह नजर आ रही है, और ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ये किसकी इक्वेशन है, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या आने वाला है, y एक्सिस पर क्या आएगा, बच्चों बताएं, y एक्सिस पर क्या आएगा, y एक्सिस पर आएगा a का कॉन्सेंट्रेशन, y एक्सिस पर क्या आने वाला है, a का कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस पर कौन आएगा, टाइम t, और इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, a नॉट, तो इंटरसेप्ट है प्लस का a नॉट, और यहाँ पे माइनस के क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पर ये लाइन जो आएगी नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी, ये है स्लोप, और स्लोप कितना है, माइनस के, और स्लोप कैसे निकालते हैं हम, टेन थीटा से, ये जो होता है थीटा, टेन थीटा, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा इसका स्लोप जो है वो है -k, इंटरसेप्ट जो है वो है a0। क्लियर है आपको? ये ग्राफ भी आपको क्लियर होगा। मैं फिर से बता दूं यहां पर ये सारी चीजें क्या क्या है। तो a0 जो है वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए क्या है? ए जो है वो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। एट कितने टाइम पर? टी टाइम पर। और के क्या है? के मैं पहले लिख चुका हूं, के जो है रेट कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं आपको रेट इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार और रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। सपोज एक रिएक्शन है, ए से बी बन रही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0। ए की वैल्यू 0 कितनी होती है? 1। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कितना आ गया? के आ गया। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया? के आ गया। आर आखिर होता क्या है? टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस को उधर ले गया और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने लिमिट ली। इनिशियल लिमिट क्या है? a0, फाइनल लिमिट क्या है? a, और टाइम की इनिशियल लिमिट है 0 और इसमें टाइम की लिमिट है t। a का dA का इंटीग्रेशन a, dt का t। लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू पुट की और इसे कंपेयर कर लिया y इक्वल्स टू mx प्लस c से। यहां से हमने k की वैल्यू भी निकाल ली, क्योंकि न्यूमेरिकल में k भी पूछ सकते हैं या फिर टाइम भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ आया होगा, इंटीग्रेटेड लॉ समझ आया होगा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके नोट्स बना लें। आप अपने कॉपी में नोट्स बना लें, तो इसका स्क्रीनशॉट लें।